आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं भौतिक विज्ञान की यूनिट नंबर 9 जिसका नाम है प्रकाश, अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। ऐसी वस्तुएं होंगी जो अपने ही प्रकाश से चमकेंगी, तो वे वस्तुएं कहलाएंगी प्रदीप्त वस्तुएं, मतलब ल्यूमिनस गुड्स। कि प्रकाश की चाल की जो गणना है सबसे पहले किसने की, तो वो की थी सर ओले रोमर नामक एक वैज्ञानिक, या फिर इनको हम बोल सकते हैं खगोल शास्त्री। इन्होंने सबसे पहले प्रकाश की चाल की गणना की। क्योंकि अगर प्रकाश तरंग है तो सर प्रकाश का व्यतिकरण कैसे होता है वो भी समझ में आ जाएगा, विवर्तन कैसे होता है वह भी समझ में आ जाएगा, और ध्रुवण क्या होता है पोलराइजेशन वह भी स्पष्ट समझा जा सकता है। एनर्जी जैसे ग्रहण करेंगे तो ये भाग जाएगा सतह छोड़कर, और जब ये सतह छोड़ के भागेगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ खाली जगह हो जाएगी तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर भागना स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर चल जाएगा और इससे अगर हम सर्किट बना देंगे कंप्लीट, तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। आप अपनी छत पर सोलर पैनल लगा लो, आराम से बिजली बनती रहेगी, घरों में जो बिल आता है वह बिल जीरो हो जाएगा सोलर पैनल की सहायता से। सो ये बहुत बड़ी खोज थी अपने आप में। तो इसीलिए इनको 1921 ईस्वी में नोबेल प्राइज भी मिला था। जैसे हम भी धूप में खड़े होते हैं तो हमारी खुद की छाया हमें दिखाई देती, तो वो छाया क्यों बनती है सर, वो छाया ही प्रकाश के सीधे गमन के कारण बनती है। अब अगर यहाँ रुक जाएंगे तो इसके पीछे इसकी छाया बन जाएगी। तो यही कारण है कि सर प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। इसी के कारण तीन घटनाएं जो हमें लिखी, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और किसी वस्तु की छाया बनती है। तो सर क्यों बनती है? हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 71वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 70 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। हमने इससे पहले वाली क्लास में भौतिक विज्ञान की 8वीं यूनिट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। हमने प्रारंभ में भौतिक विज्ञान को 13 यूनिट्स में डिवाइड किया था, और उन 13 यूनिट्स में से हम 8 यूनिट को पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं भौतिक विज्ञान की यूनिट नंबर 9 जिसका नाम है प्रकाश, अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों ने जो पिछली 8 यूनिट हैं उनको देखा होगा और अपनी नॉलेज को एनहेंस किया होगा। उन यूनिट्स को मैंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बेसिक लेवल से समझाया है, बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद है आप लोगों ने वो क्लासेस देखी होंगी। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम प्रकाश को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ सबसे पहले हेडिंग लिखी है प्रकाश, अर्थात लाइट। ये प्रकाश होता क्या है, हम सबसे पहले इसी को समझेंगे। हमने यहाँ लिख दिया है क्योंकि ये जो आज की क्लास है उसमें क्या है कि लिखने का काम ज़्यादा था, समझाने का थोड़ा कम था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्रमशः वो सभी। अब ये आज का जो लिखा हुआ पार्ट है इसमें ऐसा नहीं है कि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से सीधा क्वेश्चन बने, लेकिन आज का ये जो हम पढ़ेंगे, आज जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो आपके जो प्रकाश यूनिट है इसमें इंटरेस्ट जगाएगा। प्रकाश के बारे में डिटेल्ड जानकारी होगी, और क्रमशः जानकारी को मैंने रखा है। बहुत ही सर्च करने के बाद, बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये डेटा निकाल कर रखा है आपके सामने। इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत समय लगता है। तो आप लोग थोड़ा इसको भी देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। जो लोग देख तो लेते हैं वीडियो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही क्लास आए वैसे ही। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि मैं चाहे कितना भी चिल्लाता रहूँ, आप लोग सब्सक्राइब कर लो कर लो। आपका जब मन होगा ना तभी करोगे, तो कोई बात नहीं, तुम क्लास देख लो, क्लास देखो, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो करना और नहीं लगे तो कोई बात नहीं। तो चलिए हम समझते हैं कि सर प्रकाश लाइट क्या होता है। यहाँ पर लिखा भी है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा ही होता है। प्रकाश जो है ना, हमने ऊर्जा चैप्टर पढ़ा था, कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा वाला, तो ऊर्जा को वहां हमने डिटेल में समझा था। ये जो प्रकाश है, प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा ही होता है। ये कैसी ऊर्जा है? ये एक ऐसी ऊर्जा है जो अदृश्य होती है, हमें दिखाई नहीं देती है। ये स्वयं तो अदृश्य है, लेकिन ये हमारी आंखों को वो शक्ति प्रदान करती है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। मतलब ये हमारी आंखों के प्रति संवेदनशील होती है। तो हम यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है उसमें हमने क्या लिखा है कि प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है, परंतु ये जीवधारियों की आंखों के प्रति संवेदनशील है, और यह आंखों को संवेदित करके वस्तुओं के रंग रूप का ज्ञान कराता है। मतलब ये जो प्रकाश है वह एक प्रकार की ऊर्जा है, और ये ऊर्जा भी कैसी है, ये स्वयं अदृश्य होती है, लेकिन जितने भी जीवधारी हैं उनकी आंखों को ये संवेदना प्रदान करती है, या ऐसे बोलें कि उनकी आंखों को वो शक्ति प्रदान करती है जिस शक्ति से वे वस्तुओं के रंग रूप और उनके आकार को समझ सकते हैं। अगर हम बात करें कि सर ये प्रकाश करता क्या है, तो ये हमारी आंखों की जो पावर है ना, एक तरह से देखने की क्षमता, उसको बढ़ाता है। तुम कहोगे सर कैसे बढ़ाता है, प्रकाश कैसे बढ़ा देगा? तो एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बिल्कुल अंधेरे कमरे में ले जाया जाए, अंधेरे कमरे में ले जाया जाए,
तो क्या वहां आप देख सकते हो? तो तुम कहोगे कि नहीं देख सकते। तो मैंने आपको सिर्फ अंधेरे कमरे में बिठाया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं। आंखें तो खराब नहीं हुई हैं। अगर मैं अंधेरे कमरे से निकाल कर उजाले में ले जाऊंगा तो तुम्हें सब दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब सर आंखों की जो हमारी जो क्षमता थी, वह क्षमता अंधेरे में जाकर खत्म हो गई। जो हम बाहर देख रहे थे सब चीजों को, लेकिन जैसे ही अंधेरे में गई तो हम आंखों से जो देखने की क्षमता थी वह कम हो गई, या फिर मान लें खत्म हो गई। आंखें तो खराब हुई नहीं है, आंखें हमारी वैसी ही हैं जैसी हम बाहर खड़े थे तब वैसी थी, आज भी हमारी वैसी आंखें हैं। लेकिन अंधेरे कमरे में हमें दिखाई नहीं देगा। अगर वहीं पर प्रकाश उत्पन्न कर देंगे या लाइट जला देंगे तो हमारी आंखों को दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, वस्तुएं हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश ने किया क्या? प्रकाश ने जो हमारी आंखों की क्षमता नहीं थी उस अंधेरे में देखने की, उस क्षमता को बढ़ा दिया। जैसे ही हमने प्रकाश जलाया तो वह सारी की सारी वस्तुओं पर पड़ा और वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आया। इसका मतलब वो हमें वस्तुएं दिखाई देना स्टार्ट हो गई। इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये प्रकाश करता क्या है। ये प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जो हमारी आंखों के देखने की क्षमता को बढ़ा देता है। ये हमारी आंखों की, केवल हमारी ही नहीं, जितने भी जीवधारी हैं उन सब की आंखों के प्रति ये संवेदनशील है। मतलब इनकी क्षमता को बढ़ा देता है प्रकाश। तो हमें ये पॉइंट समझ में आया होगा कि प्रकाश ये स्वयं तो अदृश्य होता है, लेकिन ये जीवधारियों की आंखों की पावर बढ़ा देता है, देखने की क्षमता बढ़ा देता है। तो हमें ये समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट, कि ये एक प्रकार की ऊर्जा ही होता है। अगला हम पॉइंट समझते हैं कि प्रकाश के बारे में कुछ वैज्ञानिक हैं। इन वैज्ञानिकों ने कुछ अपना अपना मत दिया है कि प्रकाश को हम क्या मानेंगे। क्योंकि शुरुआत में कोई ना कोई तो वैज्ञानिक आया होगा जिसने प्रकाश के बारे में जानकारी दी होगी कि प्रकाश क्या है। ये लिखा है यहाँ पर, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है। तो क्रमशः ये जो कॉन्सेप्ट आए हैं, ये कॉन्सेप्ट कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिन्होंने क्रमशः इनको दिया होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि डायरेक्ट हमको पता चल गया होगा कि प्रकाश की चाल इतनी होती है, प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है। इनका क्रमशः विकास हुआ होगा। तो कुल मिलाकर मैंने यहाँ पर कुछ जानकारी रखी है, जो प्रकाश के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने डिटेल्ड जानकारी दी है, कुछ अपना अपना मत रखा है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सर आइजक न्यूटन। इनको बोलते हैं सर आइजक न्यूटन। इनको 1675 ईस्वी की बात करते हैं। इन्होंने 1675 ईस्वी में क्या कहा? तो इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसका नाम था कणिका सिद्धांत, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, कणिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, तो हम बोल देंगे कि सर आइजक न्यूटन ने सन 1675 ईस्वी में कणिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब ये सिद्धांत है क्या? तो इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा था कि देखो, इसके अनुसार प्रकाश अत्यंत छोटे छोटे, अदृश्य तथा द्रव्यमानहीन कणों से मिलकर बना होता है। यहाँ लिखा है कि जो प्रकाश है वह अत्यंत छोटे छोटे कोमा अदृश्य, जो हमें अपनी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देंगे, अदृश्य और द्रव्यमानहीन। द्रव्यमानहीन क्यों कहा? द्रव्यमान इनका टेंस टू जीरो होगा, बहुत ही सूक्ष्म द्रव्यमान होगा, तो इसीलिए हमने इनको द्रव्यमानहीन बोल दिया है। द्रव्यमानहीन कणों से मिलकर बना होता है। तो प्रकाश को न्यूटन ने क्या माना है? न्यूटन ने माना है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और ये छोटे छोटे कण इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी आंखों से इनको देख नहीं सकते, इसीलिए हमने इनको अदृश्य बोला है। होते तो हैं लेकिन ये अदृश्य होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी नग्न आंखों से उनको स्पष्ट नहीं देख सकते। तो पहली बात, ये अदृश्य होते हैं। दूसरा, ये इतने छोटे हैं कि सर इनका द्रव्यमान भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इसीलिए इनको द्रव्यमानहीन कहा। तो हम यही याद रखेंगे कि न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और इतने छोटे कण होते हैं कि वह अदृश्य और द्रव्यमानहीन होते हैं। ये हमें समझ में आया होगा। तो न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत था उसमें यही बात बोली गई है। अगला हम पॉइंट समझते हैं कि सर यह जो सिद्धांत है, अब कणिका सिद्धांत के अनुसार अगर हम ऐसा माने कि सर प्रकाश जो है ना वह कण है, छोटे छोटे कणों से मिलकर ही बना है, तो सर वहां प्रकाश की बहुत सारी आगे हम घटनाएं पढ़ने वाले हैं। तो उन घटनाओं को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता केवल कणिका सिद्धांत अगर हम माने तो। यहाँ लिखा भी है कि सर व्यतिकरण, आगे हम एक घटना पढ़ेंगे प्रकाश की, सर इंटरफेरेंस। ये व्यतिकरण क्या होता है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझो कि अगर हम प्रकाश को सिर्फ कण माने या हम कणिका सिद्धांत को अगर फॉलो करें तो प्रकाश का व्यतिकरण, जिसको इंटरफेरेंस बोलते हैं,
प्रकाश का विवर्तन जिसको डिफ्रैक्शन कहते हैं, और प्रकाश का ध्रुवण जिसको पोलराइजेशन कहते हैं, ये तीनों की तीनों घटनाओं की जो व्याख्या थी वह नहीं हो पाई। इनकी व्याख्या करने में ये असमर्थ रहे न्यूटन। तो फिर इनका कणिका सिद्धांत है वह प्रचलन में कम आया। फिर इसके बाद और भी वैज्ञानिक आए होंगे, क्रमशः बहुत सारे वैज्ञानिक आए हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो हमें अभी सबसे पहले जो वैज्ञानिक का नाम याद रखना है वह न्यूटन का याद रखना है, कि न्यूटन ने प्रकाश के बारे में सर्वप्रथम कणिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था और कहा था कि जो प्रकाश है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, वे छोटे कण अदृश्य होते हैं, द्रव्यमानहीन होते हैं, ऐसे कण होते हैं, इनसे ये प्रकाश बना है। लेकिन अगर हम इसको प्रकाश को कणिका माने, हम माने कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो सर व्यतिकरण है, विवर्तन है और ध्रुवण है, इन घटनाओं को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जबकि ये घटनाएं सब होती हैं। इन घटनाओं को तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें समझ में आया कि कणिका सिद्धांत ये जो 3 घटनाएं मैंने लिखी हैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आगे हम थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। एक वैज्ञानिक थे ओले रोमर, ये वैज्ञानिक भी हैं और ये एक खगोल शास्त्री भी हैं। ये खगोल शास्त्री इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये ग्रह और उपग्रहों पर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया करते थे। ये बात है 1676 ईस्वी की। ये जो ओले रोमर है ये हम यहाँ लिख देते हैं, ये एक खगोल शास्त्री थे, वैज्ञानिक भी हैं, ये वैज्ञानिक वैज्ञानिक भी हैं ये, और ये एक खगोल शास्त्री भी हैं। खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री किसको बोला जाता है? खगोल शास्त्री उसको कहा जाता है जो ग्रहों और उपग्रहों का अध्ययन करता है। तो ये ग्रहों और उपग्रहों का भी अध्ययन किया करते थे। ये जो ओले रोमर हैं ये बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों का अध्ययन जब कर रहे थे, तो उसी अध्ययन के दौरान इन्होंने कुछ गणनाएं की, कुछ कैलकुलेशंस की। तब इन्होंने बताया कि ये जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। मतलब 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी कवर करता है, ये इन्होंने बताया था। यहाँ लिखा भी है 3 लाख किलोमीटर। अगर हम इसको मीटर में बदलेंगे तो 3 पर 8 जीरो आएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं 3 गुणा 10 की घात 8। जैसे ये जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, अगर हम इसको मीटर में बदलने का प्रयास करें तो यही निकल के आएगा 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। तो आज हम देखते होंगे कि अगर आपसे कोई प्रकाश की चाल पूछेगा तो आप इतनी ही बताते होंगे कि सर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन ये अगर लाख में बात करें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये सबसे पहले इन्हीं ने बताया था, ओले रोमर। इन्होंने जब बृहस्पति ग्रह का अध्ययन किया था तो उसके दौरान ये बृहस्पति के उपग्रहों का अध्ययन कर रहे थे। उस दौरान इन्होंने कुछ अपनी गणनाएं की, कुछ कैलकुलेशंस की, और ये हमको निकाल कर दिया डेटा, और इस डेटा को हम आज भी मानते हैं। इसका मतलब ये एक महत्वपूर्ण डेटा है, आपको भी याद करना है। तो हम बात करें सर अगर इतनी चाल की कि ये प्रकाश की इतनी चाल होती है, तो अगर ये देखें कि सर सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश कितने समय में आता है, अगर ये वाली चाल मानेंगे तो सर सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश है वह 8 मिनट 22 सेकंड का समय लगाता है। कहीं कहीं सर 8 मिनट 20 सेकंड भी होता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, क्यों? क्योंकि सर 8 मिनट 22 सेकंड और इसमें से 2 ही सेकंड तो कम करते हैं। तो कोई कोई किताब में 8 मिनट 20 सेकंड भी लिखा रहता है और किसी किसी किताब में 8 मिनट 22 सेकंड मिला होता है। ये जो है ना एनसीईआरटी की किताब में 8 मिनट 22 सेकंड है, तो हम यही मानकर चलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए और एक ऑप्शन में 8 मिनट 20 सेकंड हो और एक ऑप्शन में 8 मिनट 22 सेकंड हो, ऐसा नहीं मिलेगा। मिलेगा तो या तो 20 मिलेगा या फिर 22 मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा। तो हमें थोड़ा सा याद रहे कि सर सूर्य का जो प्रकाश है वह सूर्य से पृथ्वी तक कितने समय में आता है, वो इतने समय में आता है। वो इसी स्पीड से हमने गणना करके निकाला है। अगला है सर चंद्रमा से प्रकाश है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक ऐसा हम वस्तु मान सकते हैं जो स्वयं अपने प्रकाश से नहीं चमकता है। देखो, जो वस्तु स्वयं अपने प्रकाश से चमकती है उसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। वस्तुएं भी 2 तरह की होती हैं। वे वस्तुएं जो अपने प्रकाश से स्वयं चमकते हैं उन्हें बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस गुड्स। और जो वस्तुएं अपने स्वयं प्रकाश से नहीं चमकती, वे किसी दूसरे से चमकती हैं, वे कहलाती हैं अदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस गुड्स। तो कुल मिलाकर हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा एक
अप्रदीप्त वस्तु है। ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से ये चमकता है। तो सूर्य का प्रकाश जब इसके पास पड़ेगा तो फिर वहां से ये रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी तक भेजेगा उस प्रकाश को। तो ये पूछा है कई बार कि चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगाता है। तो यहाँ हमें याद रखना पड़ेगा 1.28 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड से भी कम का समय लगाता है। लगभग 1.5 सेकेंड हम इसको मान सकते हैं, लेकिन आप एग्जैक्ट डेटा याद करेंगे 1.28 सेकेंड ये होता है। अब हमने अभी यहाँ बताया था कि जो वस्तुएं होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं अप्रदीप्त और एक होती हैं प्रदीप्त। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये होते क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, ये क्या होता है, ये हमें याद होना चाहिए। ये वे वस्तुएं होती हैं जो अपने स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं, उनको प्रदीप्त या ल्यूमिनस वस्तुएं बोलते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वे वस्तुएं, वे वस्तुएं, वस्तुएं जो जो अपने अपने स्वयं स्वयं के प्रकाश प्रकाश से चमकती हैं, चमकती हैं। ऐसी वस्तुएं होंगी जो अपने ही प्रकाश से चमकेंगी, तो वे वस्तुएं कहलाएंगी प्रदीप्त वस्तुएं, मतलब ल्यूमिनस गुड्स। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जो प्रदीप्त वस्तुओं का अगर हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझें तो सर सबसे अच्छा उदाहरण इसका क्या है, सबसे अच्छा उदाहरण है सन, सूर्य। सूर्य इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पर अप्रदीप्त वस्तुएं, तो हम यहाँ पर अप्रदीप्त वस्तुएं भी समझ लेते हैं क्या होता है। अप्रदीप्त वस्तुएं, वस्तुएं, ये अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, तो इनको हम समझ सकते हैं कि वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकती, ये किसी दूसरे के प्रकाश से चमकेंगे, उनको हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे वे वस्तुएं, वे वस्तुएं, वस्तुएं जो किसी किसी दूसरे दूसरे के प्रकाश प्रकाश से चमकती हैं, चमकती हैं। ये हमने लिख दिया। अब हम ऐसे नहीं लिखा रहे कि चमकती हैं, उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो ये आप समझ जाना कि वे वस्तुएं जो किसी दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं, ये अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। उदाहरण क्या है इसमें, सबसे बेस्ट उदाहरण क्या मिलेगा, तो सर सबसे अच्छा उदाहरण होता है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, ये अपने स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकता। ये जो मून है ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो ये हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद हम याद रखेंगे, जैसे इन्होंने बोला था कि ये जो प्रकाश है, प्रकाश अगर निर्वात में चलेगा या फिर हवा में चलेगा तो इसकी जो चाल होगी वह 3 × 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो हमें प्रकाश की चाल को कुछ भिन्न भिन्न माध्यमों में याद करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रकाश की चाल, क्योंकि हमें याद करनी होगी अलग अलग माध्यमों में। प्रकाश प्रकाश की चाल, तो ये जो प्रकाश की चाल है वह हमें अलग अलग माध्यम में याद करनी होगी। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये याद होगा आपको। निर्वात, या फिर हम बोल सकते हैं एयर, AIR, एयर मतलब वायु। तो इसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो ये हमारे सामने डेटा लिखा भी है सर, 3 लाख, तीन, या तो हम ऐसे लिख दो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या हम लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हमको डेटा याद करना है। प्रकाश की चाल जो निर्वात में है वह इतनी होती है। अगर हम बात करते हैं सर ये जल में, बताइए जल, पानी में, तो पानी में ये प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो हम लिखेंगे सर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश की चाल पानी में इतनी होती है। अगर हम बात करते हैं सर प्रकाश की चाल कांच में कितनी होती है, कांच, तो हम इसकी चाल को कांच में भी लिख सकते हैं
कांच में सर बस यहाँ पर ये 0.25 है, ये हट जाता है। 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। अब हम यहाँ समझते हैं कि सर प्रकाश की चाल, एक और चौथा माध्यम याद करना है सर, नायलॉन। नायलॉन या फिर बोलें केरोसिन, केरोसिन केरोसिन इसको मिट्टी का तेल भी बोलते हैं, केरोसिन, या फिर रॉक साल्ट। तो रॉक साल्ट होता है। इन तीनों में प्रकाश की जो चाल है, वह प्रकाश की चाल होती है 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हमें याद रहे कि ये जो प्रकाश की चाल है, देखो अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रकाश की चाल की जो गणना है सबसे पहले किसने की, तो वो की थी सर ओले रोमर नामक एक वैज्ञानिक, या फिर इनको हम बोल सकते हैं खगोल शास्त्री। इन्होंने सबसे पहले प्रकाश की चाल की गणना की। वो कितनी बताई? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हमें प्रकाश की जो चाल है वह अलग अलग माध्यमों में याद करनी है। तो हमें सबसे पहले याद करनी है सर निर्वात या एयर, वैक्यूम या फिर हवा में, वो इतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बात करें सर जल में, तो सर 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कांच की बात करें तो सर 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और अगर हम नायलॉन, केरोसिन या फिर रॉक साल्ट की बात करें तो फिर वो होता है 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये डेटा हमको याद होना चाहिए। अब हम देखो, ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश के बारे में कुछ कहा। प्रकाश को इन्होंने एक कण माना है। अब इनके बाद भी बहुत सारे वैज्ञानिक आएंगे, तो आप पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि सर इनके बाद कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रकाश के बारे में अपना क्या क्या मत दिया है। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम प्रकाश के आगे क्रमिक विकास को भी समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक टाइमलाइन लिख दी है कि सर 1675 ईस्वी में तो न्यूटन ने अपना कणिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उसके बाद सर 1676 ईस्वी में ओले रोमर ने प्रकाश की चाल को बताया था कि कितनी होती है। उसके बाद देखो 1665 से 78 ईस्वी, यहाँ पर नाम लिखा है सर हाइगेंस। हाइगेंस नामक ये जो वैज्ञानिक था, इसने 1675 से 78 ईस्वी के बीच में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है प्रकाश के बारे में। अब आप कहोगे कि सर इनका एक फिक्स टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी ऐसी किताब नहीं है जिसमें इनका फिक्स टाइम बताया हो कि इस टाइम में इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसी किताब में 75 लिखा रहता है, किसी में 76, किसी में 77, तो किसी में 78। तो इसका मतलब ये है कि इनका फिक्स टाइम नहीं पता है कि इन्होंने अपना सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था वह कब दिया था। तो इसलिए इनकी जो टाइम को मैंने रेंज में लिखा है कि 1675 से 1678 ईस्वी के बीच में इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था प्रकाश के बारे में। इनका सिद्धांत क्या था? तुमने सुना होगा इंटरमीडिएट में हाइगेंस का तरंगिकाओं का सिद्धांत, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ऐसे सुना होगा। वो जो सिद्धांत था वो इन्हीं ने दिया था, और ये प्रकाश से संबंधित सिद्धांत था। अब ये हम समझते हैं ये क्या था। इन्होंने प्रकाश को तरंग माना था। सबसे पहले हम याद रखेंगे कि ये पूछा जाएगा कि बताओ प्रकाश को तरंग किसने माना है। सबसे पहले तो हम कहेंगे हाइगेंस नामक वैज्ञानिक था, उसने प्रकाश को एक तरंग माना था। अब जब इसने तरंग मान लिया तो फिर जो प्रकाश की 3 घटनाएं थीं, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, तीनों की स्पष्ट व्याख्या की जा सकी। क्योंकि अगर प्रकाश तरंग है तो सर प्रकाश का व्यतिकरण कैसे होता है वो भी समझ में आ जाएगा, विवर्तन कैसे होता है वह भी समझ में आ जाएगा, और ध्रुवण क्या होता है, पोलराइजेशन, वह भी स्पष्ट समझा जा सकता है अगर प्रकाश तरंग है। तो इन्होंने प्रकाश को तरंग माना था और इन्होंने इन तीनों घटनाओं की स्पष्ट व्याख्या कर दी। तो ये है। लेकिन इन्होंने भी एक जो सिद्धांत था प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसकी ये स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाए थे। लेकिन कम से कम 3 घटनाओं की तो व्याख्या की। तो ये जो घटनाएं हैं व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, इनकी इन्होंने व्याख्या कर दी, और प्रकाश वैद्युत प्रभाव है उसकी व्याख्या ये नहीं कर पाए। ये प्रभाव क्या होता है वह हम अभी समझेंगे। अब इनके बाद जो वैज्ञानिक आए हैं वो हैं 1873 ईस्वी में। ये वैज्ञानिक का नाम है मैक्सवेल। नाम सुना होगा आपने, मैक्सवेल। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो प्रकाश को विद्युत चुम्बकीय तरंग माना है
और आज भी हम यही मानते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। आज भी हम ये मानते हैं। तो ये जो बात है सबसे पहले मैक्सवेल ने ही बताई थी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसने सबसे पहले बताया कि जो प्रकाश है वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो वो बताया था सर मैक्सवेल ने। तो जब इन्होंने ये बता दिया कि ये एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, लेकिन जब इनसे पूछा गया कि बताओ प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, इसकी स्पष्ट व्याख्या करो, तो फिर स्पष्ट व्याख्या ये नहीं कर पाए। अब हम यहाँ समझ लेते हैं कि ये प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं या इनसे पहले जो भी लोग आए हैं वे प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाए हैं, लेकिन अभी अल्बर्ट आइंस्टीन आएंगे, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या स्पष्ट कर देंगे। तो पहले हम यही समझ लेते हैं कि सर ये प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है, फिर हम यहाँ अल्बर्ट आइंस्टीन पर आएंगे। देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश अगर किसी सतह पर पड़ रहा है तो जिस सतह पर प्रकाश पड़ रहा है उस सतह के सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो ऊर्जा है वह बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। एक सिचुएशन वो आ जाती है कि ऊर्जा उनकी मैक्सिमम हो जाती है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन सतह छोड़कर भागना स्टार्ट करते हैं। तो जब सतह छोड़कर इलेक्ट्रॉन भागेगा तो इलेक्ट्रॉन का गमन हो जाएगा, और जहां पर भी इलेक्ट्रॉन चल जाता है वहां विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा सोलर पैनल, तो सोलर पैनल में क्या होता है, प्रकाश की किरण, सूर्य की जो किरण है वह सोलर पैनल के ऊपर पड़ती हैं, तो वहां सोलर पैनल पर इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और जब उनकी हाई एनर्जी हो जाती है तो सतह छोड़ छोड़ कर भागना स्टार्ट करते हैं। तो ये जब वो भागते हैं तो इलेक्ट्रॉन चल जाता है, जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। यही देखा होगा कि सोलर पैनल से हम बिजली बना लेते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि अगर मान लो सर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके सतह छोड़ के भाग रहे हैं, तो सर एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिस पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे, तो इसका मतलब सर जो सोलर पैनल है वो खराब हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। ऐसा नहीं है। तो वहां इलेक्ट्रॉन लगातार आते रहते हैं। कहाँ से आते हैं वो मैं अभी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी ये लोग क्यों फेल हो गए थे, पहले ये समझते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पर स्पष्ट बताया है कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ेगा, यहाँ पर एनर्जी ग्रहण करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी जैसे ही ग्रहण करेंगे तो ये भाग जाएगा सतह छोड़कर, और जब ये सतह छोड़ के भागेगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ खाली जगह हो जाएगी तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर भागना स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर चल जाएगा और इससे अगर हम सर्किट बना देंगे कंप्लीट, तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। ये तो होता है सर प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब हम समझते हैं कि सर ये जो लोग हैं ये इसकी स्पष्ट व्याख्या क्यों नहीं कर पाए। तो पहली बात, अगर हम प्रकाश को एक तरंग मानेंगे तो सर तरंग है, तरंग अगर इसके ऊपर गिर रही है तो सर इसके मान लो एनर्जी को बढ़ाया, एनर्जी अगर बढ़ा दी तो सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट करेंगे। और अगर ये सिर्फ तरंग है तो होगा क्या कि सर एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिस पर ये जो तरंग है इसके के सारे इलेक्ट्रॉन्स को भगा देगी। तो इसका मतलब इस सतह से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे तो फिर ये काम करना बंद कर देगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। सोलर पैनल जो है वह खराब नहीं होता कभी, वह लगातार ऊर्जा बनाए रखता है। एन जो उसके ऊपर अगर प्रकाश गिरेगा तो वह लाइट बनाता रहेगा, ये उसका गुण होता है। तो अब हमारे सामने ये वास्तविकता में क्वेश्चन है कि सर अगर इलेक्ट्रॉन सारे के सारे भाग जाएंगे तो फिर ये खराब हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी है इसको पूरा कौन कर रहा है, ये जो तरंग है। अगर ये तरंग है तो ये तो इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आ रही होगी, और इसमें इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होती रहती है। तो सर वही पूर्ति कहाँ से होती है, इस बात को ये एक्सप्लेन ये भी नहीं कर पाए और ये भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रकाश को क्या माना था, इन्होंने माना था प्रकाश एक तरंग है। तो अगर तरंग है तो इसके पास खुद के पास तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, इसके पास सिर्फ ऊर्जा होगी। तो एनर्जी लेकर आएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन भगाएगा, तो एक सिचुएशन पर इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या खत्म होती नहीं है। यहाँ से ऊर्जा प्राप्त करके भाग भी रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की यहाँ पूर्ति फिर कौन कर रहा है। यही बात ना तो ये एक्सप्लेन कर पाए ना ये एक्सप्लेन कर पाए। अब इस बात को एक्सप्लेन किया अल्बर्ट आइंस्टीन ने कि आखिरकार क्या होता है। तो देखो अल्बर्ट आइंस्टीन 1905 ईस्वी में आए। इन्होंने प्रकाश के बारे में क्या कहा, तो देखो इनके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आगे बढ़ता है। आइंस्टीन ने बोला था कि जो प्रकाश है ना वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं, और उन बंडल्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर तैयार रहते हैं। अब वे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एनर्जी लेकर तैयार हैं, और वही बंडल अगर किसी सतह, मान लीजिए
इनके अनुसार, न्यूटन के अनुसार मानेंगे तो प्रकाश क्या है, छोटे छोटे बंडल हैं, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, और उनके अंदर क्या भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एनर्जी लेकर बैठे हैं। तो जैसे ही वो इसकी सतह पर पड़ेंगे तो जो उनके पास एनर्जी थी वह एनर्जी सीधी ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन वे खुद भी हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन बहुत सारी एनर्जी लेकर आता है, तो वो लगातार अगर यहाँ आएंगे, ऊपर से अगर प्रकाश गिरेगा, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की भी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि बंडल्स के रूप में जो आ रहा है प्रकाश उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो जब यहाँ गिरेंगे तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, वो यहाँ गिरेंगे तो गिरने के साथ इनकी एनर्जी बढ़ाएंगे। तो इस सतह पर जब एनर्जी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ जाएगी, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो एनर्जी लेकर भागना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी बढ़ा लेंगे, वैसे वैसे यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट करेंगे। तो होता क्या है कि बंडल जो है ना, प्रकाश का जो बंडल है, वह इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहा है और ऊर्जा ला रहा है, और लगातार इसके ऊपर पड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ बढ़ रही है और इनकी ऊर्जा भी बढ़ रही है। तो फिर होता क्या है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण यहाँ से इस सतह के कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करते हैं और वे इस सतह को छोड़ देते हैं, सतह को छोड़कर भागते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति हो कहाँ से रही है, वह प्रकाश से हो रही है। क्यों? क्योंकि प्रकाश को इन्होंने छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल माना था, और उन बंडल्स में बहुत सारे ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आते रहते हैं, यहाँ से निकलते रहते हैं। तो इसीलिए जो सोलर पैनल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं होती है, और आराम से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। इससे बिजली बनाई जाती है सोलर पैनल से। तो सोलर पैनल कभी खराब भी नहीं होता। तो अब हमें स्पष्ट समझ में आया कि सर आखिरकार उसमें इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति कहाँ से हो रही है। तो न्यूटन ने माना, इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन ने माना कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति है वह ये प्रकाश ही कराता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश बंडल्स के रूप में आ रहा है, और उस बंडल्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऊर्जा लेकर बैठे हैं। तो आराम से यहाँ पर आएंगे, यहाँ की ऊर्जा बढ़ाएंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो इधर से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ सर्किट कंप्लीट कर देंगे तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर हम इधर इधर इसका सर्किट इस तरह से तार के माध्यम से इधर सर्किट कंप्लीट कर देंगे, तो यहाँ करंट प्रवाहित हो जाएगा। मान लीजिए आई धारा ये प्रवाहित हो जाएगी। जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो सर इलेक्ट्रॉन का चलना ही तो विद्युत धारा होता है। तो ये हमें समझ में आ गया कि सर ये अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश वैद्युत प्रभाव को कैसे स्पष्ट व्याख्या की जा सके। तो अगर ये आपसे पूछे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसने दिया या इसकी स्पष्ट व्याख्या किसने की, तो हम कहेंगे सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की। और ये व्याख्या की तभी ये बताया कि ये जो प्रकाश होता है वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में प्रवाहित होता है, छोटे छोटे बंडल्स के रूप में आ रहा है, और इन छोटे छोटे बंडल्स को फोटोन कहते हैं। फोटोन यहाँ लिखा है मैंने, ये इनको छोटे छोटे बंडल्स को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रकाश को फोटोन किसने माना है, तो कहेंगे सर आइंस्टीन ने। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की स्पष्ट व्याख्या किसने की है, आइंस्टीन ने। सर कब की है, 1905 में। अब इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की स्पष्ट व्याख्या की है, इसीलिए इन्हें 1921 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था। तो हम कहेंगे इन्हें 1921 ईस्वी में नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार मिला था, इन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो भाई साहब ये इतनी महत्वपूर्ण घटना थी कि आज देखते हो कि जो बिजली का सबसे अच्छा जो अगर हम स्रोत अभी मान रहे हैं तो वह सोलर पैनल ही होता है। आप अपने छत पर सोलर पैनल लगा लो, आराम से बिजली बनती रहेगी। किसी तरह का जो आपके घरों में जो बिल आता है वह बिल 0 हो जाएगा सोलर पैनल की सहायता से। सो ये बहुत बड़ी खोज थी अपने आप में। तो इसीलिए इनको 1921 ईस्वी में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये हमें समझ में आया। हम समझ में ये भी आ चुका है सर फोटोन क्या होता है। यह ऊर्जा के ही बंडल है, जो प्रकाश आ रहा है वो अपने अंदर लेकर आता है। तो प्रकाश जो चल रहा है ना वो फोटोन के रूप में चल रहा है। और फोटोन की जो ऊर्जा है उसको किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया, सर E बराबर H इंटू न्यू। इसको न्यू पढ़ते हैं, न्यू। जैसे नया होता है ना, नए को इंग्लिश में न्यू कहते हैं, तो वही है न्यू। तो E बराबर H इंटू न्यू। यहाँ H क्या है, ये है प्लांक कॉन्स्टेंट। प्लांक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना एक कांस्टेंट दिया था। तो अभी हम यहाँ याद रखेंगे कि यहाँ H जो है ना वह प्लांक कांस्टेंट है, और ये जो E है वह फोटोन की ऊर्जा है कि आखिरकार एक फोटोन में कितनी एनर्जी है वो निकालनी है।
तो सर प्लांक नियतांक का मल्टीप्लाई उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी से कर देते हैं। यहाँ ये जो h है वह फोटोन की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, सॉरी ये न्यू जो है वह फोटोन की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति का मल्टीप्लाई अगर हम प्लांक कांस्टेंट से कर देंगे तो हमें फोटोन की ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो हमें ये समझ में आ गया सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था प्रकाश के बारे में। तो ये हमें क्रमशः 1905 ईस्वी तक समझ में आ गया कि प्रकाश के बारे में जो भिन्न भिन्न वैज्ञानिक थे उनका क्या मत रहा है। सर 1675 ईस्वी में न्यूटन आए हैं, इन्होंने कणिका सिद्धांत दिया था। 1676 ईस्वी में प्रकाश की जो चाल है वह 3 लाख किलोमीटर पर आवर होती है, ये बताया था ओले रोमर ने। उसके बाद 1675 से 78 तक ये हाइगेंस आए हैं, इन्होंने प्रकाश को एक तरंग मान लिया है। उसके बाद 1873 ईस्वी में ये मैक्सवेल नामक एक वैज्ञानिक आए हैं, इन्होंने प्रकाश को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंग माना है, ये भी हमें समझ में आ गया। लेकिन ये सब लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाए थे। उसके बाद 1905 ईस्वी में आइंस्टीन आए, आइंस्टीन ने इसकी स्पष्ट व्याख्या की, बोला कि जो प्रकाश है वह फोटोन के रूप में चल रहा है और फोटोन की ऊर्जा इस फॉर्मूले से दिखाई जाएगी। यहाँ पर इनको ये बहुत बड़ी खोज थी कि सर प्रकाश वैद्युत प्रभाव को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या होता है, किस तरह से घटना ये घटित होती है। तो इसीलिए इनको 1921 ईस्वी में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं कि ये जो प्रकाश है, प्रकाश की जो किरणें हैं, प्रकाश की किरणें 3 तरह से चल जाते हैं, 3 तरह से हम आगे देखेंगे। तो सर प्रकाश की किरणें एक तो ऐसे चलेंगी, इनको बोलते हैं समांतर, इनको बोलते हैं सर समांतर, समांतर, समांतर गमन, ये समांतर गमन है। और ये जो है प्रकाश की किरण यहाँ आके इकट्ठी हो रही हैं, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं अभिसारी, अभिसारी गमन, अभिसारी गमन। और ये जो है एक पॉइंट से निकल के जा रही है बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं अपसारी गमन, अपसारी गमन। अगर हम इंग्लिश की बात करें कि इनके इंग्लिश क्या होगी, तो इनको बोलते हैं पैरेलल, PARALLEL, PER होता है पैरेलल, पैरेलल रेज हो गई। और ये अभिसारी होती हैं, इनको बोलते हैं कन्वर्जेंट, CONVERGENT। और ये अपसारी हैं, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट, DIVERGENT, डाइवर्जेंट रेज। तो ये हमें समझ में आया कि जो प्रकाश की किरण है वह भी 3 तरह से, एक समांतर चल सकती है, सर किसी पॉइंट पर आके इकट्ठी होगी तो उसको हम अभिसारी बोलेंगे, अभिसारी गमन है ये प्रकाश का। और अगर किसी पॉइंट से निकलकर बाहर की तरफ फैलेगी तो उसको हम बोलेंगे अपसारी गमन है। तो ये हमें समझ में आ गया होगा। तो हम एक नोट पॉइंट और यहाँ लिखेंगे, नोट पॉइंट है एक कि सर ये जो प्रकाश जो है, प्रकाश की किरण है वह एक सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता, एक सीधी रेखा में चलता है। यही कारण है कि जो सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है या किसी की छाया बन रही है वो किसके कारण बनती है, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसीलिए ये घटनाएं होती हैं। तो हम यहाँ इस नोट पॉइंट में भी लिख देंगे कि प्रकाश हमेशा हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। यही कारण है कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और किसी वस्तु की छाया बनती है। सूर्य का जो प्रकाश है वह एक सीधी रेखा में चलेगा, तभी हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थितियां देखते हैं। ये तो डिटेल में आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तब पढ़ेंगे। सर सूर्य ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है, सूर्य के सामने चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य की रोशनी को रोक लेगा, ढक लेगा, छाया उत्पन्न कर देगा, तो वह सूर्य ग्रहण है। चंद्र ग्रहण क्या है कि सर चंद्रमा छुप जाएगा, चंद्रमा बिल्कुल गायब हो जाता है, तो वह चंद्र ग्रहण होता है। मतलब कहीं ना कहीं छाया का ही कॉन्सेप्ट लगता है। तो जैसे अगर मैं मान लो कोई वस्तु है, उसकी जो छाया अगर हमें दिखाई दे रही है, जैसे हम भी धूप में खड़े होते हैं तो हमारी खुद की छाया हमें दिखाई देती है, तो वो छाया क्यों बनती है, सर वो छाया ही प्रकाश के सीधे गमन के कारण बनती है। जो प्रकाश का जो गमन है
वह ऋज रेखीय या सरल रेखीय होता है, एक सीधी रेखा में होता है। जैसे मैंने अपना हाथ ऐसे किया तो मेरे हाथ पर जो प्रकाश की किरण आ रही होंगी वो रुक गई होंगी। अब अगर यहाँ रुक जाएंगी तो इसके पीछे इसकी छाया बन जाएगी। तो यही कारण है कि सर प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। इसी के कारण तीन घटनाएं जो हमने लिखी, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और किसी वस्तु की छाया बनती है। तो सर क्यों बनती है? वो इसी कारण बनती है क्योंकि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। तो उम्मीद करता हूं कि प्रकाश का जो इतिहास है कि आखिरकार प्रकाश के बारे में किस किस वैज्ञानिक ने क्या कहा है, इसका क्या इतिहास रहा है, वो इतिहास आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, दोनों घटनाओं को हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।